इस वीडियो में हम चैप्टर 8 ग्रेविटेशन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की वीडियोस का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस एज्यूम दैट आवर गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ 2.5 इंटू 10 to the power 11 स्टार्स ईच ऑफ 1 सोलर मास। बच्चों यहाँ हमें ये एज्यूम करना है कि जो हमारी गैलेक्सी है उसमें इतने स्टार्स हैं, 2.5 इंटू 10 to the power 11 स्टार्स, और सभी स्टार्स का मास सेम है। और कितना है वो? हमारे सन के मास के इक्वल। ठीक है, हर एक स्टार का मास हमारे सन के मास के इक्वल है। आपको पता है सन भी एक स्टार है। तो सोलर मास क्या होता है? मास ऑफ सन। इसको हम एज अ बिग यूनिट ऑफ मास यूज करते हैं। आगे देखते हैं। How long will a star at a distance of 50,000 light year from the galactic center take to complete one revolution? बच्चों यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? 1 रिवॉल्यूशन का टाइम। ठीक है, t की वैल्यू फाइंड करनी है, टाइम पीरियड। और किसके लिए? एक स्टार के लिए जिसकी डिस्टेंस 50,000 लाइट ईयर है फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर। ये जो हमारी गैलेक्सी है इसके सेंटर से इतनी डिस्टेंस पर कोई स्टार है, उसके रिवॉल्यूशन का टाइम हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। टेक द डायमीटर ऑफ मिल्की वे टू बी 10 to the power 5 लाइट ईयर। ठीक है, अब हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, तो उसकी डायमीटर हमको 10 to the power 5 लाइट ईयर लेकर चलनी है। लाइट ईयर भी आपको पता है कि डिस्टेंस की बिग यूनिट है ये। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों इसको हम पहले फिगर से थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज हम जैसे देखते हैं गैलेक्सी को, हमें ऊपर से ये ऐसे सर्कुलर दिखाई दे रही है। तो ये हो गया इसका सेंटर, जिसको हम गैलेक्टिक सेंटर बोलते हैं। और हमें इसकी डायमीटर दी हुई है, ये हमें दिया हुआ है डायमीटर 10 to the power 5 लाइट ईयर। तो इस गैलेक्सी के लिए हमको डी की वैल्यू दी हुई है 10 to the power 5 लाइट ईयर। जब हम इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे d/2, तो ये वैल्यू बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 to the power 4 लाइट ईयर। तो जब हम इसका अपॉन 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 इंटू 10 to the power 4 लाइट ईयर। ये हमारे पास इसकी रेडियस आ गई, मतलब ये r की वैल्यू आ गई है कितनी? 5 इंटू 10 to the power 4। इसका हमको टोटल मास भी गिवन है। तो टोटल मास इसका हमको कितना गिवन है? हमें इसका मास गिवन है, मास ऑफ गैलेक्सी 2.5 इंटू 10 to the power 11 सोलर मास, ये गिवन है बच्चों। अब सोलर मास क्या होता है? मास ऑफ सन। ये बिग यूनिट है मास को कैलकुलेट करने की। तो मास ऑफ सन की वैल्यू से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। सन का मास किलोग्राम में अप्रॉक्स 2 इंटू 10 to the power 30 किलोग्राम लिया जाता है। तो इस तरह से जो गैलेक्सी का मास है वो आ गया 5 इंटू 10 to the power 41 किलोग्राम। ये मास ऑफ गैलेक्सी। अब हमारे पास मास है और इसकी रेडियस है हमारे पास। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है कि एक स्टार है जो इस सेंटर से कुछ 50,000 लाइट ईयर की डिस्टेंस पर है। मतलब हमको यहाँ पर जो स्टार है उसकी डिस्टेंस दी हुई है r इज इक्वल टू 50,000 लाइट ईयर। ये हमको वैल्यू दी हुई है 50,000 लाइट ईयर। अब ये 50,000 लाइट ईयर जो बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 10 to the power 4 लाइट ईयर। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कैपिटल R है वो इस स्मॉल r के इक्वल है। मतलब जो गैलेक्सी की रेडियस हमें दी हुई है सेम उतनी ही डिस्टेंस पर कोई स्टार है जिसके लिए हमको रिवॉल्यूशन का टाइम निकालना है, t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मीन्स यहाँ पर हमें गिवन है r इज इक्वल टू 5 इंटू 10 to the power 4 लाइट ईयर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो 5 इंटू 10 to the power 4, अब लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करके आता है बच्चों 47.3 इंटू 10 to the power 19। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4.73 इंटू 10 to the power 20 मीटर।
पॉइंट को हम इधर ले गए तो यहाँ पर एक पावर हमने ऐड कर दी। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास एम की भी वैल्यू है, हमारे पास आर की भी वैल्यू है। बच्चों ये जो स्टार है वो यहाँ पर है एग्जैक्ट, मतलब स्टार के लिए ये टोटल मास हमको यहाँ पर कंसीडर करना होगा और गैलेक्सी का टोटल मास हम एज्यूम कर लेंगे इसके सेंटर पर, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से मानेंगे हम कि ये जो पूरी गैलेक्सी है उसका ये सेंटर ऑफ मास है, तो एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको एज्यूम करके तब सॉल्व करेंगे हम। तो अब हमारे पास फॉर्मूला टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² अपॉन GM इंटू आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। केपलर्स थर्ड लॉ लिया हुआ है ना हमने, ये केपलर्स थर्ड लॉ से हम ये टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बच्चों जैसे हमने पहले भी ये इस तरीके के क्वेश्चंस किए हैं तो 4π² की वैल्यू हम डायरेक्ट ही रख देते हैं, इसको लर्न कर लेते हैं। बार बार हम ऐसा नहीं करेंगे कि पाई की वैल्यू लें, उसका स्क्वायर करें, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, तो कैलकुलेशन थोड़ी हमारे लिए ईजी हो जाएगी। ये वैल्यू हम लर्न कर लेते हैं क्योंकि हमको बहुत बार यूज़ करनी होती है। तो 4π² को हम 39.44 ये रख लेते हैं। जी की वैल्यू हमको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और एम की वैल्यू भी पता है। अभी ये हम आर की वैल्यू रख लेते हैं। आर देखते हैं कितना है, ये 4.73 इंटू 10⁻20 और इसका हमको करना है क्यूब। मास, ये गैलेक्सी का मास कितना है 5 इंटू 10⁻41 किलोग्राम। अब हमें ये कैलकुलेशन करनी है तो 39.44 यहाँ 4.73 का क्यूब करेंगे, इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये मल्टीप्लाई करके हमको मिलती है एक बड़ी सी वैल्यू जिसमें से हम 105.82 यहाँ तक की वैल्यू ले लेते हैं और जब हम इसका क्यूब करते हैं तो 10⁻60 ये आ जाता है। अब यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारे पास 33.35 इंटू 10⁻, ये 41-11 पावर आ गई 30। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये वैल्यू आ गई और 41-11 30 ये आ गया। अब फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एक बड़ी सी वैल्यू आती है जिसमें से हम 4173.54 तक ही ले लेते हैं। पॉइंट के बाद बच्चों 2 प्लेसेस तक वैल्यूज़ लेना ठीक रहता है कि यहीं तक हम इसको राउंड ऑफ कर दें। अपॉन 33.35 और यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी 60 - 30, ये 30 पावर आ गई। अब जब इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके आता है ये 1.2514 इंटू 10⁻32। हमने क्या किया है यहाँ पर कि ये 125 आया था, 125 को हमने 1.25 करके लिख लिया, तो यहाँ पावर 30 से 32 हो गई है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास वैल्यू बच्चों है टी स्क्वायर की। टी स्क्वायर इज इक्वल टू इतने सेकेंड्स, ये सेकेंड में वैल्यू आ गई है। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो टी की वैल्यू आ जाएगी। तो टी स्क्वायर है बच्चों हमारे पास 1.25, इतनी ही वैल्यू ले लेते हैं हम इंटू 10⁻32। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक ये वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ से जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1.12 इंटू 10⁻16 सेकेंड। बच्चों स्क्वायर रूट निकालना हम पहले भी कई बार सीख चुके हैं और आप यहाँ पर इसको एक आइडिया लेके भी लिख सकते हैं कि 125 है। तो अगर हम देखें तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 11 का होता है 121, तो ये 11 के काफ़ी क्लोज है। ठीक है ना, तो ये 1.1 और थोड़ा सा ज़्यादा है तो 1.12 ऐसे लिख दिया है और 32 है यहाँ पावर, तो ये 10⁻16 आ गई जब हमने ये टी की वैल्यू ली। तो ये वैल्यू बच्चों हमारे पास सेकंड में आई है। सेकंड में ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है तो हम इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ईयर में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1.12 इंटू 10⁻16 को हम डिवाइड कर देंगे 1 ईयर से। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 ऐसे। तो एक वैल्यू हम ऐसे यहाँ पर भी लर्न कर लेते हैं कि ये हमको डिवाइड करना है
3.15 इंटू 10⁻⁷ इससे डिवाइड करना है। ठीक, तो जब भी ऐसा होगा कि सेकेंड को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 3.15 इंटू 10⁻⁷ इससे डिवाइड कर लेंगे तो ये ईयर में आ जाएगा। वैसे आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं सेकेंड तक, लेकिन ईयर में कन्वर्ट करना है तो हम इस नंबर से इसको डिवाइड कर लेंगे। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11.2 इंटू 10⁻, यहाँ पे हम कर लें जाएगी 15। ठीक है ना, हमने इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पावर 15 रह गई। 3.15 इंटू 10⁻⁷। अब हमारे लिए डिवाइड करना इजी रहेगा कि 3 से हमको इसको ऐसे लगभग डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड करके आ जाएगा फिर 3.55 इंटू 10⁻15 - 7, यहाँ आ जाएगा 8। तो ये जो t की वैल्यू है अब ये हमारे पास ईयर में आ गई कि इतने ईयर्स लगेंगे। मतलब वो जो स्टार गैलेक्सी के बिल्कुल आउटर पर है उसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इतने ईयर्स होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ए पार्ट क्या है, इफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ इट्स काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि किसी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की जिसकी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर ज़ीरो है उसकी जो टोटल एनर्जी की वैल्यू होगी वो काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होगी या पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होगी। तो बच्चों हमारे पास किसी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के लिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के फॉर्मूले हैं, तो उनकी हेल्प से हम इजीली देख सकते हैं। आपको ये डिटेल में देखना हो तो यहाँ पर ये टॉपिक है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, तो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की है, इधर यहाँ ये पोटेंशियल एनर्जी और फिर ये टोटल एनर्जी। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हमने ये लिखा हुआ है पहले से। बच्चों हमने ये एनर्जीज लिखी हुई हैं कि किसी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 Gmm/r। यहाँ पर ये मास है प्लैनेट का और ये है सैटेलाइट का मास, और ये डिस्टेंस हो गई सैटेलाइट की प्लैनेट से। ऐसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -Gmm/r। काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। टोटल एनर्जी कैसे हम फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके। तो काइनेटिक और पोटेंशियल को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल एनर्जी आती है -12 Gmm/r। तो अब यहाँ पर हम इन तीनों वैल्यूज़ को कंपेयर करके देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, जस्ट साइन का डिफरेंस है कि ये नेगेटिव है। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के। तो यहाँ पर जो हमारा ये सही ऑप्शन है वो कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें बी पार्ट देखते हैं, जो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज मोर और लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ सैटेलाइट ऑब्जेक्ट एट द सेम हाइट एज द सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ इन्फ्लुएंस। बच्चों यहाँ पर हमें ये बताना है कि एक तो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है और एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम हाइट पर है, दोनों को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है बाय ऑर्बिटिंग सैटेलाइट टू लीव द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड वो इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी या कम होगी। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को जितनी एनर्जी चाहिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ने के लिए वो उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड एनर्जी से कम होगी या ज़्यादा होगी अगर इसको भी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजा जा रहा है। तो क्वेश्चन हम फिगर से और समझ लेते हैं और फॉर्मूले से देख लेते हैं, फिर इसके बाद आंसर आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये मान लेते हैं कि अर्थ है और एक ये
सैटेलाइट इस तरीके से ऑर्बिट कर रहा है, इसको ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है ये। तो सपोज़ ये v स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस है ये r। अब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी है, सेम डिस्टेंस पर है, मतलब सेम हाइट पर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये ऑब्जेक्ट है रेस्ट में, मतलब इसके लिए v की वैल्यू 0 है। अब बताना ये है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करने के लिए इस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट। तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों को कितनी एनर्जी चाहिए, तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। और हमें ये भी पता है कि इन्फिनिटी पर, मतलब इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कोई पॉइंट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर हमको पता है कि टोटल एनर्जी होती है 0। जब हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना होता है तो हमको मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए होती है कि वो इस पॉइंट पर पहुंचकर रुक जाए, मतलब यहाँ पर पहुंच के ना उसमें काइनेटिक एनर्जी हो ना उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो। मीन्स इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है, इसलिए टोटल एनर्जी भी 0 होती है। तो इतनी ये हमको ये फाइनल वैल्यू पता है कि इस पॉइंट पर इतनी एनर्जी चाहिए। अब हम देख लेते हैं अभी कितनी है इनकी। तो ऑब्जेक्ट के लिए टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है, उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी बच्चों, काइनेटिक तो उसमें होगी नहीं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो -G/mm/r ये होगी। अब हमको देखना है कि इस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में कितनी टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी इसकी देखेंगे। तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो सैटेलाइट की टोटल एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होंगी। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी ½ G/mm/r और पोटेंशियल एनर्जी -G/mm/r। तो ये टोटल एनर्जी सैटेलाइट की आ गई -12G/mm/r। अब बच्चों हम इसको मान लेते हैं, सपोज कि ये वाली वैल्यू तो x है, तो -x लिख देंगे, इसको x मान लेते हैं। तो ये -x है, तो ये कितनी हो गई -x/2। तो अब आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव में वैल्यूज़ आ रही हैं दोनों ही, और दोनों को कितना होना है, 0 होना है। इसको भी 0 होना है, इसको भी 0 होना है, ठीक है। तो दोनों को 0 होने के लिए इसको अब कितनी चाहिए, +x एनर्जी चाहिए, तभी तो ये 0 हो जाएगी। इसको कितनी एनर्जी चाहिए, इसको +x/2 एनर्जी चाहिए 0 होने के लिए। तो कौन सी वैल्यू लेस है, ये वाली वैल्यू। मतलब टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो है वो -x/2 आई, और इसको एस्केप करने के लिए +x/2 एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको लेस एनर्जी की ज़रूरत पड़ी ना, यहाँ पर ये x है वैल्यू, यहाँ पर x/2 है, कौन सी लेस है, ये वैल्यू लेस है। तो मीन्स सैटेलाइट को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में लेस एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये हम फॉर्मूले से अच्छे से समझ गए कि टोटल एनर्जी 0 होगी इन्फिनिटी पर, मतलब जो जब एस्केप कर जाएगी तो टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। और 0 एनर्जी लाने के लिए ऑब्जेक्ट को +x एनर्जी की ज़रूरत है और सैटेलाइट को ये +x/2 एनर्जी की। तो ये वैल्यू कम है, तो मीन्स ये क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या आएगा फिर, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। बच्चों बी पार्ट का आंसर यहाँ थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉर्मूले की हेल्प से आपने आप ही समझ लिया। तो आपको इनमें से जो ठीक लगता है वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। डज द एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड्स ऑन ए पार्ट द मास ऑफ द बॉडी, बी पार्ट द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, सी पार्ट द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, डी पार्ट द हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च्ड। बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि जो एस्केप स्पीड है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। यहाँ पर हमको ये A, B, C, D इस तरीके से कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इनमें से किस पर डिपेंड करती है
एस्केप स्पीड वो बताना है हमको। बच्चों यहाँ पर हमने अर्थ की एस्केप स्पीड के लिए फॉर्मूला लिख लिया है VE, एस्केप स्पीड इज इक्वल टू √2gma/RE इज इक्वल टू √2gre। ये आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये क्लियर है कि जो एस्केप स्पीड है वो कहीं पर भी स्मॉल m नहीं आ रहा है, मीन्स मास ऑफ द बॉडी जिसको एस्केप कराना है उस बॉडी पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। जहाँ से फेंका जा रहा है उसके मास पर डिपेंड करती है। जैसे अर्थ से किसी बॉडी को एस्केप कराना है तो अर्थ के मास पर डिपेंड करेगी एस्केप स्पीड। जिसको फेंका जा रहा है, जिसको एस्केप कराया जा रहा है उस पर, उसके मास पर डिपेंड नहीं करेगी। तो फर्स्ट में तो यही पूछा है कि एस्केप स्पीड मास पर डिपेंड करती है क्या उस बॉडी के जिसको एस्केप कराना है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि स्मॉल m नहीं है, मतलब एस्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। बी पार्ट में बच्चों हमको ये बताना है कि एस्केप स्पीड लोकेशन पर डिपेंड करती है क्या, कि कहाँ से फेंका जा रहा है। तो बच्चों अर्थ पर कहीं से भी फेंका जाए तो एस्केप स्पीड की यही वैल्यू रहेगी जो एक फिक्स वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो लोकेशन से इंडिपेंडेंट है ये। तो एस्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन फ्रॉम वेयर बॉडी इज प्रोजेक्टेड। अब सी पार्ट में हमको बताना है कि क्या ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम ये एस्केप स्पीड देख रहे हैं। स्पीड मतलब यहाँ पर कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, तो मीन्स ये डायरेक्शन से भी इंडिपेंडेंट है। हम जो भी एस्केप स्पीड की वैल्यू है उतनी स्पीड किसी भी बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में दे देंगे तो वो एस्केप कर जाएगी। अब देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में हमको ये बताना है कि क्या एस्केप स्पीड हाइट ऑफ लोकेशन पर डिपेंड करती है, मतलब कितनी हाइट से फेंका जा रहा है, अर्थ की सरफेस के कितना ऊपर से फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को, क्या इस पर डिपेंड करती है एस्केप स्पीड। तो हाँ, इस पर तो डिपेंड करेगी, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी और एस्केप स्पीड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे तो डिपेंड करती है, इसलिए हाइट पर डिपेंड करेगी, ठीक है बच्चों। तो डी में क्या आएगा, यस। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ कॉमेट ऑर्बिट द सन इन अ हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। डज द कॉमेट हैव कांस्टेंट? ए पार्ट है लीनियर स्पीड, बी है एंगुलर स्पीड, सी एंगुलर मोमेंटम, डी काइनेटिक एनर्जी, ई पोटेंशियल एनर्जी, एफ टोटल एनर्जी थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट। बच्चों एक कॉमेट है जो सन को इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। उस कंडीशन में ये बताना है कि इनमें से क्या क्या कांस्टेंट रहेगा। लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, क्या क्या कांस्टेंट रहेगा। नेग्लेक्ट एनी मास लॉस ऑफ द कॉमेट व्हेन इट कम्स वेरी क्लोज टू द सन। हमें यहाँ पर कोई मास लॉस कंसीडर नहीं करना है। तो अब बच्चों इसका आंसर देख लेते हैं हम। बच्चों हमको ये गिवन है कि जो कॉमेट है वो ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सन को। तो सन सपोज यहाँ पर है, तो अब इसकी डिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज हो रही है सन से, है ना। इलिप्टिकल ऑर्बिट में कंटिन्यूसली ये डिस्टेंस चेंज हो रही है इस कॉमेट की, ऐसे भी मूव कर रहा होगा। तो अब हमको पता है कि इस कंडीशन में जब कोई भी रिवॉल्व करता है किसी दूसरी बॉडी को, तो जो एंगुलर मोमेंटम है L वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा होता इस पर, इसलिए L की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब L की वैल्यू कांस्टेंट है तो L इज इक्वल टू mv/r, ये भी कांस्टेंट हो गया। अब मास तो चेंज हो नहीं रहा, हमको ये गिवन है क्वेश्चन में कि मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो v और r तो चेंज होंगे ना आपस में। जैसे जैसे r की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे v की वैल्यू भी तो चेंज होगी इसके रेस्पेक्ट में, l को कांस्टेंट होने के लिए। इसलिए v मतलब लीनियर स्पीड चेंज होती जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगी सन के साथ। तो यहाँ पर ए पार्ट में हमको बताना है लीनियर स्पीड, तो लीनियर स्पीड तो चेंज हो रही है, वो तो कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि mv/r कांस्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर r के चेंज होने पर v भी चेंज होगा। सेकंड में एंगुलर स्पीड ओमेगा के लिए पूछा है कि क्या ये कांस्टेंट होगा। तो बच्चों यहाँ पर ओमेगा
जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एल का फॉर्मूला हम यहाँ पर एम आर स्क्वायर ओमेगा ऐसे ले लेंगे, यहाँ पर वी को हम आर ओमेगा रख दें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो अब हम देख रहे हैं एम तो कांस्टेंट है, एल को भी कांस्टेंट रहना है, तो आर के चेंज होने पर ओमेगा भी चेंज होगा। मीन्स एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है क्योंकि कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो हमने तो स्टार्टिंग में ये लिया कि एंगुलर मोमेंटम ऐसे में कंजर्व रहता है। तो एल इज इक्वल टू एम वी आर, ये तो कांस्टेंट रहेगा। डी पार्ट में हमको बताना है काइनेटिक एनर्जी क्या कांस्टेंट रहेगी, तो जब उसकी स्पीड ही कांस्टेंट नहीं है, वी की वैल्यू ही कांस्टेंट नहीं है, तो हाफ एम वी स्क्वायर कैसे कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। मास तो कांस्टेंट है लेकिन वी चेंज हो रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। ई पार्ट में हमें बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगी क्या, तो बच्चों टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को तो चेंज होना ही पड़ेगा, तभी तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। तो अब ये चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होगी। एफ पार्ट में है टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी क्या, तो वो तो हमने यहाँ पर ही ले लिया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसलिए हमारा ये सी पार्ट मतलब एंगुलर मोमेंटम, एक तो ये कांस्टेंट रहेगा, दूसरा एफ पार्ट मतलब टोटल एनर्जी ये कांस्टेंट रहेगी, बाकी कोई कांस्टेंट नहीं रहेगी फिजिकल क्वांटिटीज में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज लाइकली टू अफ्लिक्ट एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। एस्ट्रोनॉट स्पेस में है तो इनमें से कौन कौन से सिम्टम्स उसको अफेक्ट करेंगे ये बताना है हमको। तो ए पार्ट है इसमें स्वलन फीट, तो अभी देख लेते हैं हम इनको विद एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों ए पार्ट में बताना है कि पैरों पर ज़्यादा स्वेलिंग आएगी क्या, तो बच्चों जब अर्थ पर होते हैं तो अर्थ पर ग्रेविटी की वजह से पैरों पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, लेकिन स्पेस में तो ग्रेविटी नहीं है इसलिए पैरों पे कोई ऐसे प्रेशर नहीं पड़ रहा है, इसलिए पैरों पर स्वेलिंग नहीं आएगी। ठीक है, द ब्लड फ्लो इन द फीट वुड बी लेसर इन जीरो ग्रेविटी, तो कोई स्वेलिंग नहीं आएगी। बी पार्ट में बताना है बच्चों कि क्या फेस पे स्वेलिंग आएगी, तो बच्चों अर्थ पे तो क्या होता है कि बॉडी में फेस से लेकर पैर की तरफ प्रेशर में डिफरेंस होता है, जैसे जैसे हेड टू टो बढ़ते जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता जाता है ग्रेविटी की वजह से, मतलब हेड पे कम प्रेशर रहता है और पैरों पे ज़्यादा रहता है, लेकिन स्पेस में तो ज़ीरो ग्रेविटी है तो वहाँ पर फेस पे थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा अर्थ के कंपैरिजन में, क्योंकि अर्थ पर क्या है पैरों पे ज़्यादा फेस पर कम ग्रेविटी की वजह से, लेकिन जब हम वेटलेसनेस वाली कंडीशन में होंगे तो फेस पर थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए फेस पर स्वेलिंग आ सकती है। अब सी पार्ट में बताना है कि क्या हेडेक हो सकता है, तो जब फेस पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा ब्लड की सप्लाई हो जाएगी यहाँ अर्थ पर जितनी होती है उसके कंपैरिजन में, तो फिर हेडेक की भी पॉसिबिलिटी है कि हेडेक भी हो सकता है। अब डी पार्ट में बताना है कि क्या ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स ऐसे डायरेक्शन वगैरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो बच्चों स्पेस में भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो यूज़ करने पड़ते हैं ना कि किस पोजीशन में है, तो किसी को हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन देखनी पड़ती है, तो इसलिए ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। मीन्स उसके पैरों पे स्वेलिंग नहीं आएगी लेकिन फेस पे स्वेलिंग भी आएगी और उसको हेडेक भी हो सकता है और उसको ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है, मतलब डायरेक्शन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक के आंसर सब क्लियर हो गए होंगे, फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।